बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 200 मुलाहिज़ा फरमाएं। नंबर 1 ने मुझे चेयरिंग क्रास से उठाया था। वो बोला, वहाँ मैं बेरोज़गार बैठा हुआ था, ड्राइवरों, बैरों और खानसा माओं के साथ। उसने पूछा कि गाड़ी चला सकते हो? मैंने कहा कि हाँ। इस पर वो बोला कि गोली चला सकते हो? मैंने कहा कि हाँ। तो वो बोला, आओ मेरे साथ, और मुझे अपनी गाड़ी में यहाँ ले आया। तुमने पूछा नहीं कि गोली किस पर चलाना है? नहीं, कुछ लोग ऐसे चौकीदार भी रखते हैं जो बंदूक चला सकते हो। वो बोला, ये कब की बात है? मैंने कहा, कितने दिन हुए तुमको यहाँ काम करते? अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं। वो बोला, उसने 10 दिन की बात की थी और 10,000 दिए थे। 10 दिन के 10,000 तुमने किसी शक के बगैर कबूल कर लिए? मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी और 10,000 में तो मेरे सारे मसले हल हो जाते। वो बोला, मैं इनकार कैसे करता, ख्वाह वो तुमको किसी बेगुनाह पर गोली चलाने को कहता। उसने मुझ पर काम की नौयत वाज़ेह कर दी थी। वो बोला, और ये भी बता दिया था कि मुझे आंखों पर पट्टी बांध के जाना पड़ेगा। तुम बहुत अहमक और नातजुर्बाकार लड़के हो। तुमको अंदाजा नहीं कि 10,000 लेकर तुमने अपनी ज़िंदगी उनके पास रहन रख दिया है। मैंने अफसोस से सर हिलाया। क्या तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हें जिंदा जाने देंगे? तो क्या वो मुझे मार डालेंगे? उसने खौफजदा लहजे में कहा। मैंने रिवाल्वर जेब में रख लिया। अब इस जेवज़ा से मुझे कोई खतरा महसूस नहीं होता था। वो अपनी नादानी के बायस एक ऐसी जिम्मेदारी कबूल कर बैठा था जिसकी सही नोयत का खुद उसे भी इल्म ना था। पीटरू बहुत चालाक और पुराना शिकारी था। मलका के बूथ वाले मुख्तसर से बागीचे में बैठने वाले बेरोजगारों के हुजूम में से उसने बिल्कुल सही आदमी का इंतखाब किया था। तो मैं ये फ़र्ज़ कर सकता था कि उसने अपने तौर पर ज़रूरतमंद के क्वाइफ पहले जमा कर लिए होंगे और ये भी मालूम कर लिया होगा कि इस काम को उनमें से कौन सबसे बेहतर तौर पर कर सकता है। अब मुझे अपनी ज़्यादती का एहसास होने लगा था जो मुझसे दानिस्ता हुई थी। मगर एक गलतफहमी के बायस अगर मुझे मालूम हो जाता कि वो लड़का मेरा दुश्मन नहीं है बल्कि जो कुछ वो कर रहा है मजबूरी में कर रहा है, तो मैं उसको बेबस कर देता और सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाने के बाद छोड़ देता। अब मुझे ये मुश्किल नजर आता था कि 22 साल में उसे बेयारो मददगार छोड़ जाऊं, ये जानते हुए भी कि इस कोताही पर उसे मौत से कम सज़ा नहीं होगी। कोई भी उसका उज़र कबूल नहीं करेगा और रहम खाने से उसे माफ़ नहीं करेगा। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा, मुझे अफसोस है कि तुम्हारा बाजू टूटा। ये ठीक हो जाएगा बशर्ते कि हम यहाँ से जान बचा के निकलने में कामयाब हो गए। मेरा नाम तो माँ बाप ने नज़ाकत अली रखा था। वो बोला। फिर सब पहाड़ खान कहने लगे। ऐसी खतरनाक और संगीन सूरत-ए-हाल में भी मुझे खंसी आ गई। कसूरवार वालदैन भी नहीं थे जिनको नाम रखते वक्त कतई अंदाजा ना होगा कि उनका नर्मो नाजुक बच्चा बड़ा होकर पहाड़ बन जाएगा और उसके साथ नज़ाकत का तस्वुरी मुज़ीका खेज महसूस होगा। कसूरवार दुनिया वाले भी नहीं थे जो पहाड़ को पहाड़ी कह सकते थे। देखो पहाड़ खान, जैसे मैं तुम्हारी मदद के बगैर यहाँ से निकल नहीं सकता, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, ऐसे ही तुम भी मेरी मदद के बगैर शायद लौट के जिंदा घर ना जा सको। घर कहाँ है तुम्हारा? घर एक तो है मामे का घर। वो खला में देखते हुए बोला, वहाँ मामी नहीं चैन लेने देती। तीसरी बीवी है मामे की। दूसरा घर चाचा का है, उसका बस चले तो मुझे जहर देकर ख़त्म कर दे। माम आप उसके हवाले कर गए थे मगर वो दुश्मन है मेरा। वो क्यों? आखिर तुम उसके भाई की निशानी हो। वो मेरा घर है, उसमें सब कुछ मेरे माँ बाप का है, लेकिन वो कहता है पहले वो सब हमें दे जो हमने तुझे चींटी से पहाड़ बनाने में लगाया। वो बोला, जितना खिलाया, जो पहनाया, जो मुसीबत तुझे पालने और जिंदा रखने में उठाई, सब का मुआवजा दे दे तो मकान दे देंगे। मैंने इतना तो नहीं खाया जी उनका। 10 साल का था तब से घरों में बर्तन धोने पर रखवा दिया था। 10 साल से अपना कमा के खा रहा हूँ, उन्हें उल्टा अपनी कमाई देता रहा हूँ। अच्छा, फिर करेंगे ये बातें। मैंने कहा, तुम्हारे चाचा से भी निमट लेंगे, अब यहाँ देर करने में खतरा है। वो सोच रहे होंगे कि तुमने खाना रखकर आने में इतनी देर क्यों कर दी। उनको क्या मालूम? पहाड़ खान बोला, उनको सब मालूम होता है बेवकूफ़, वो तुम पर भी निगाह रखते होंगे। मैंने कहा, ये बताओ तुम रिवाल्वर चला लेते हो? हाँ जी, कुछ अरसा मैं कर्नल साहब का चौकीदार रहा था, उन्होंने सिखाया था। निशाना कैसे है तुम्हारा? मैंने रिवाल्वर निकाल के उसे थमा दिया। आप खुद देख लें। अपनी जेब में से चवन्नी निकाल के उछालें। वो रिवाल्वर उठा के बोला, नहीं, अमली मुजाहरे का ये वक्त नहीं। मैंने कहा, बस ज़रूरत पड़े तो लिहाज मत करना, जो सामने आके रास्ता रोके उसे शूट कर देना, वरना वो तुमको शूट कर देंगे। क्यों जी, मैंने क्या जुर्म किया ऐसा? वो सहम कर बोला, बात जुर्म की नहीं, और तुम्हारा जुर्म ये क्या कम है कि तुम मेरे साथ फरार हो रहे हो? मैंने कहा, उन्होंने तुमसे गलत कहा था कि मैं कोई खतरनाक मुजरिम हूँ, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। अच्छे शरीफ आदमी हो जी, मेरा बाजू तोड़ दिया। वो बोला, और मुझे हैरानी हुई वो बाजू टूटने का यूं जिक्र कर रहा था जैसे ये कोई तकलीफ दे बात नहीं, सिर्फ अफसोस की बात है। वो दर्द को बर्दाश्त करने की हैरत अंगेज सलाहियत का मुजाहरा कर रहा था। उसकी जगह कोई और होता तो बिलबिलाता रहता। मैं सच कह रहा हूँ पहाड़ खान, मैंने कहा, खतरनाक मुजरिम ये लोग हैं
ये मुझे अगवा करके लाए थे और कत्ल करना चाहते थे। वजह बाद में बताऊंगा, अब निकल चलो, तुम आगे रहोगे। और तुम खाली हाथ चलोगे? पहाड़ खान ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। तुम तो देख ही चुके हो कि मैं खाली हाथों से क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा, तुम किस तरफ से आते थे? वो कमरा अलग है, पहाड़ खान ने कहा। उल्टे हाथ वाला दरवाजा, मगर उसमें से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। क्या वो भी ऐसा ही स्याह खाना है? मैंने कहा, नहीं, दीवारें तो उसकी धुएं से काली हो गई हैं कुछ। वो बोला, लेकिन उसमें बस एक खिड़की है, बहुत ऊपर, और उसमें भी सलाखें लगी हुई हैं। मुझे पहाड़ खान की सादा लुई और ज़ाती अकल पर एतमाद से महरूमी का अंदाजा हो गया था। वो ऐसा शख्स था जिसका जिस्म तो आम जवान आदमी के मुकाबले में काबिल फ़ख्र हद तक बढ़ गया था, लेकिन उसका दिमाग इस दौड़ में पीछे रह गया था। और उनूज एक नातजुर्बाकार लड़के का दिमाग था। बहुत से 14 साल के बच्चे भी उससे ज़्यादा ज़हीन और चालाक थे, लेकिन वो खुदादा ज़ानत से महरूम था। तो इसमें कुदरत को मुर्दे इल्ज़ाम कैसे समझा जा सकता था? खुदाई के रमूज़ और उसके खारिक काम में पोशीदा मसलत को खुदा ही जानता है। नफ्सियातदां अगर इस गोश्त पोस्ट के पहाड़ की ज़हनी इस्तेदाद की पैमाइश करते तो उसका IQ बहुत कम बताते, और शायद अपनी इस्तिलाह में उसे दिमागी कमज़ोरी कहते। आम आदमी की उस अकल भी ना रखने वाला। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं कर सकते, कुव्वत फैसला से महरूम होते हैं, या तमाम अवामिल व अवाकिब का तजिज़िया किए बगैर फौरी फैसले करते हैं तो उनके फैसले गलत हो जाते हैं। वो मामूली सी मुश्किल में घबरा जाते हैं और बारीक बात उनकी मोटी अकल में नहीं आती तो वो लोगों की तफरीह और तमस्खुर का सामान बन जाते हैं। बचपन से जवानी तक बेवकूफ़ और अहमक का खिताब पाते पाते वो इस हकीकत को तस्लीम करने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो वाकई अपने इर्द गिर्द बसने वाले लोगों से बहुत कमतर हैसियत की मखलूक हैं। पहाड़ खान ने सोचे समझे बगैर उस्ताद पीडरू से 10,000 ले लिए थे। शायद इतनी रकम उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। वो बहुत खुश हुआ होगा कि अब अपने दोस्त और हमेशा जलील करने वाले रिश्तेदारों के सामने वो बड़े फख्र से ऐलान कर सकेगा और कसम खा कर कह सकेगा कि ये सब रकम उसने कहीं से चुराई नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत से कमाई है। शायद इस तरह अपनी ज़ात पर पहाड़ खान के एतमाद बहाल हुआ होगा कि वो भी बड़े काम की सलाहियत रखता है, लेकिन उसकी महदूद अकल के साथ उसका तजर्बा भी महदूद था। उसके लिए यह समझना भी दुश्वार था कि ऐसे कामों में क्या खतरात हो सकते हैं। उसने तो जो कहा वो किया, और उसके नुक्ते नज़र से कोई भी काम गलत नहीं किया। किसी खतरनाक मुजरिम को खाना पहुंचाने में गुनाह या जुर्म की तो बात ही नहीं थी कि वो किसी तदब्दुब या शक में पड़ता। कोई उसे चोरी करने या कत्ल करने को कहता तो वो यकीनन भाग जाता, मगर जितनी आसानी से वो पीडरू की बातों में आ गया था उतनी ही आसानी से उसके दिमाग ने मेरी बात की सदाकत को तस्लीम कर लिया था। वो ऐसा बच्चा था जिसे कोई भी होशियार आदमी बातों में लगा ले तो उंगली पकड़ के जहाँ चाहे ले जाए। जरा सी देर में पीडरू का तलीसम टूट गया था और उसने मेरी बात मान ली थी कि खतरनाक मुजरिम मैं नहीं, वो है, किसी दलील के बगैर, कोई सबूत मांगे बगैर और अपनी अकल से मशवरा किए बगैर। खुदावंद ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं। एक तरफ तो इसी दुनिया में वो हैं जिनके लिए शायर मशरिक ने कहा था कि अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अकल, लेकिन कभी कभी से तनहा भी छोड़ दे। दूसरी तरफ पहाड़ खान जैसे भी थे कि दिल तो रखते थे मगर पासबाने अकल नहीं रखते थे। ये जब तक जीते थे दूसरों की अकल इन्हें अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करती थी, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी का सवाल होता था तो इनकी ज़िंदगी को दाव पर लगाकर कुर्बान करने से भी नहीं चूकते थे। अगर कुदरत ने यूं हम दोनों को ना मिलाया होता तो शिकारी कामयाब हो जाते, मगर मारने वाले की खास से बचाने वाला खास हमेशा ज़बरदस्त रहा है। हम दोनों एक दूसरे के लिए ज़िंदगी की उम्मीद बन गए थे। बाहर भी खूब अंधेरा था, लेकिन मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया तो बाहर पहुंचने वाली मदम सी रोशनी में मुझे एक सुरंग नुमा रास्ता नजर आया। रास्ते की बुलंदी 8 फुट और चौड़ाई उससे निस्फ थी। यह रास्ता मेरे सामने 20-25 गज तक फैला हुआ था और इसके दोनों जानिब सपाट दीवारें थीं जिनका रंग उसी कैद खाने की तरह स्याह था जिसमें से मुझे 3 दिन के बाद रिहाई नसीब हुई थी। लेकिन मुझे यूं लगता था कि मैंने तन्हाई अजाब के 3 हफ्ते मौत और रीज़ की कशमुकश में गुजार दिए थे। इससे पहले सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर मुझे यकीन था कि आम आदमी कुछ खाए पिए बगैर 1 हफ्ता गुजार सकता है। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ 3 दिन में मेरी कुव्वत बर्दाश्त 0 से भी कम हो गई। 3 दिन में मेरा ये हाल हो गया कि मेरा अपने जिस्म पर कोई कंट्रोल ना रहा और भूख प्यास से मैं मरने के करीब हो गया। ये बड़ी अजीब बात थी। इससे पहले ऐसे बहुत से दिन आए थे जब मैंने और मोहसिन ने सुबह से शाम तक और फिर शाम से सुबह तक कुछ भी खाया पिया नहीं था और मुसलसल अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार रहे थे। उस वक्त हमें बिल्कुल एहसास तक नहीं हुआ था कि थकन या नींद की कमी और भूख प्यास का हमारे जिस्म की तवानाई पर इतना बुरा असर पड़ा है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। कभी ये ख्याल नहीं आया था कि मज़ीद 24 घंटे इसी तरह गुजरे तो हम स्ट्रेचर पर डालने के काबिल हो जाएंगे, वरना उठ भी नहीं सकेंगे और तीसरे दिन इस तारे फ़ानी से कूच फरमाते नजर आएंगे। यकीनन 3 दिन तक मुझे कोई ऐसी चीज़ दी गई थी जिसने मेरी सारी तवानाई सल्ब कर ली थी।
मुझे कोई जहर दिया गया था या कोई नशा के मैं शदीद जिस्मानी अजियत में भी मुबतला हुआ और मेरे हवास भी बहाल ना रहे थे। फिर जब उसका असर ज़ाहिर हुआ और मुझे मुनासिब खुराक के साथ आराम मिला तो मेरी जिस्मानी कुव्वत की बहाली में वक्त ना लगा। उस बरामदे-नुमा कॉरिडोर के आखिरी हिस्से तक दबे पांव चलते हुए मेरे ज़हन में ये सब ख्यालात आए और गुजर गए। मैंने चंद कदम चलने के बाद अपने पीछे से आने वाली रोशनी को स्याही में दम तोड़ते महसूस किया। बाकी रास्ता मैंने पहाड़ खान के कंधे पर हाथ रखकर पीछे चलते चलते तय किया, यूं जैसे वो आंखों वाला है और मैं अंधा हूं। मेरी नजरें सामने भी देख रही थी जहां ये सुरंग नुमा रास्ता खत्म होता था वहां छत से एक बल्ब मुअल्लक था। बल्ब की रोशनी बहुत कम थी और उसके ऊपर शेड था जो रोशनी को नीचे एक मुख्तसर दायरे तक महदूद रखता था। दायरे के 3 जानिब मुझे 3 बंद दरवाजे नजर आए, एक बिल्कुल सामने, दूसरा दाईं जानिब और तीसरा बाईं तरफ। बेआवाज कदमों से चलते हुए मेरे कान खर आहट पर थे। पहाड़ खान मेरे लिए एक ढाल भी बना हुआ था। अगर अचानक कोई कमरे से निकल आता तो एक सरसरी निगाह में शायद मुझे देख ही ना पाता और मुझे बहुत करीब पहुंचकर हमला करने का मौका मिल जाता। जब आखिरी दरवाजे तक कुछ भी नहीं हुआ तो मैंने इत्मीनान का सांस लेकर पहाड़ खान के कंधे पर थपकी दी। वो बाईं तरफ का दरवाजा खोलकर अंदर गया तो मैं भी बड़ी फुर्ती से अंदर पहुंच गया। यह भी हो सकता था कि दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर कोई दूसरे दरवाजे से झांक कर देख लेता और जंग अचानक छिड़ जाती। अब मैंने उस कमरे का जायजा लिया। पहाड़ खान ने ठीक ही कहा था, उसकी सारी दीवारें हमवार थी। सिर्फ एक दीवार में छत से बिली हुई 1 फुट चौड़ी और 3 फुट लंबी खिड़की थी जिसे रोशनदान कहना ज्यादा मुनासिब होगा, मगर उसमें लंबाई के रूख आड़ी सलाखें लगी हुई थी। हर सलाख आध इंच मोटी थी और रोशनदान के दोनों तरफ की दीवारों में महफूज थी। 1 फुट की चौड़ाई में ऐसी 3 सलाखें थी। चुनाची उस रोशनदान से उसी सूरत में गुजरा जा सकता था जब मैं अपने कालिब को बिल्ली के कालिब में डालने पर कादर होता। फिर भी सलाखों से नजर आने वाले रोशन आसमान की झलक ने मुझे बड़ा हौसला दिया। जरा इससे बात करना, मैंने पहाड़ खान से कहा। क्या वो लोग हर वक्त मौजूद रहते हैं? मुझे मालूम नहीं, पहाड़ खान बोला। मुझे इस कमरे से निकलकर सामने कमरे में जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। क्या ये तीसरा दरवाजा बाहर जाने के लिए है? मैंने हाथ से इशारा किया। हाँ, मगर इसमें ऊपर से नीचे तक 3 कफल हैं, पहाड़ खान बोला। हर एक की चाबी अलग है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने हैरानी से कहा, क्योंकि मुझे पहाड़ खान की कुव्वत मुशाहिदा पर बिल्कुल एतबार नहीं था। मैंने उन्हें एक बार बाहर जाते देखा था, वो बोला। पहले एक शख्स ने चाबी लगा के घुमाई, फिर दूसरे ने, आखिर में नंबर 1 ने तीसरी चाबी लगाई। इसका मतलब यह है कि दरवाजा खोलने के लिए 3 से निमटना पड़ेगा। मैंने मायूसी से कहा। दरवाजा तोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। अगर तुमने मेरा हाथ ना तोड़ा होता तो मैं ये सलाखें तोड़ देता, वो बोला। ये टूटने वाली सलाखें नहीं है, तुम इनको मोड़ सकते थे या दीवार से निकाल सकते थे। मैंने कहा। क्या तुम्हारे हाथ में तकलीफ महसूस हो रही है? हाँ, पहले तो ज्यादा दर्द नहीं था, अब हो रहा है, वो रोनी शक्ल बना के बोला। अच्छा, फिक्र मत करो, अभी बाहर निकलने की कोई तदबीर करते हैं। मैंने कहा। फिर तुम्हारा बाजू भी ठीक हो जाएगा। उस मुख्तसर कमरे में जो 8 फुट लंबा चौड़ा था और किचन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, चंद बर्तन थे और एक मिट्टी के तेल का चूल्हा था। एक तरफ जमीन पर वो बिस्तर बिछा हुआ था जिस पर पहाड़ खान सोता होगा। मुझे ताज्जुब हुआ कि इस कमरे में 24 घंटे कैदे तन्हाई के 10 दिन पहाड़ खान कैसे गुजारता। वो दिन में 1-2 बार अंदर जाके मुझे खाना दे आता था। खाना तैयार करने में उसका ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा सर्फ हो जाता होगा। बाकी 23 घंटे का वो क्या करता होगा? पहाड़ खान, यहाँ तुम्हारे लिए कोई बाथरूम तक नहीं है? मैंने कहा। उसने एक कोने की तरफ इशारा किया जहाँ एक कुर्सी नुमा चीज रखी हुई थी। मैं यही इस्तेमाल करता था। पानी की एक बाल्टी भरी हुई थी जो अब खाली हो गई है। अच्छा, मैंने मायूसी से कहा। तुम अपना मुंह जरा उधर करो। गुस्ल की ख्वाहिश करना भी गलत था, मगर मैं मुंह पर चंद छींटे जरूर मारना चाहता था। अब उसको भी मैंने इल्तवा में रखा और फर्ज कर लिया कि मैं हालत जंग में हूँ। दुश्मन के इलाके में किसी मोर्चे पर डटे हुए या खंदक में बैठे हुए सिपाही के लिए अपनी मर्जी के या ज़रूरत के मुताबिक खाने पीने या नहाने धोने का क्या सवाल। वही उसका बेडरूम, वही उसका डाइनिंग रूम, वही बाथरूम, और वक्त आ जाए तो वही बेनिशान मदफन। क्या वो खुद तुम्हें खाने पकाने का सामान लाकर देते थे? मैंने कहा। हाँ, वो जो कहते थे मैं वैसा ही करता जाता था, पहाड़ खान बोला। और मुझे हैरत हुई कि इतने मामूली से काम के लिए उन्होंने 10,000 खर्च किए और एक आदमी की जिंदगी खरीद ली। इतने बड़े बड़े काम करने वाले पहाड़ खान की मदद के इतने मोहताज तो ना थे। मगर बात वही थी कि तकदीर धोखा देती है तो शामत का मारा गीदड़ शहर का रुख करता है, और बहुत सियाना मुजरिम जरा सी हमाकत करता है तो कामयाबी की पूरी इमारत को अपने हाथों गिरा देता है। अगरचे अभी मेरे लिए भी कामयाबी का दावा कबल अज़ वक्त था, मगर हालात जिस हद तक पहले मेरे मुखालिफ थे अब उतने ही मुवाफिक महसूस होते थे। हमें यहाँ से जिंदा बच के निकलने के लिए कोशिश तो करना ही पड़ेगी पहाड़ खान, मैंने कहा। और किसी एक की कोशिश से काम नहीं बनेगा। शायद इसलिए तुम्हारा और मेरा साथ हो गया। अब जो मैं कहता हूँ वो करो। मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे,
पहाड़ खान ने अपनी जबान से ये बात दोहरा के गोया अहद वफादारी किया। मालूम नहीं इस वक्त अंदर कौन कौन है। मैंने कहा, इन सब से एक साथ मुकाबला किया तो हम मारे जाएंगे, तुम उन्हें एक एक करके बुलाओ। अच्छा, मैं पहले एक को बुलाता हूँ। पहाड़ खान दरवाजे की तरफ बढ़ा। सुनो, ऐसे नहीं। मैंने सर पर हाथ मार के कहा, तुम यहाँ बैठ के कोई बर्तन जमीन पर मारो जिससे शोर हो। मसलन ये बाल्टी लो और उसको उठा उठा के नीचे फेंको। जरा दरवाजे से दूर दूसरी तरफ बैग खड़ा होके इंतजार करता हूँ। पहाड़ खान ने ऐसा ही किया। उसने टीन की बाल्टी को हैंडल से पकड़कर जमीन पर मारना शुरू कर दिया। उसे नायद बेहुदा और करख्त आवाज पैदा हुई और बेइख्तियार मेरा ज़हन उस रात की तरफ चला गया जब ऐसी एक बाल्टी को थाने में मेरे सर पर उल्टा के बचाया गया था। मेरा मुंह गर्दन तक बाल्टी में था और बाल्टी को लोहे की सलाख से कूटने का आसाब शिकन शोर मेरे कानों के पर्दे फाड़ रहा था। और फिर मेरे दिमाग में यूं गूंजने लगा कि मुझे ये शोर अपने वजूद को आरी की तरह हर जगह से काटता हुआ, कंक्रीट मिक्सर की तरह घुमाता हुआ और रोड रूलर की तरह पीसता हुआ महसूस होता था। और इस शोर ने मेरे ज़हन को इस तरह मफलूजो माऊफ किया था कि मेरी सारी मुज़ाहमत ख़त्म हो गई थी। मैं वक्ती तौर पर दीवाना हो गया था। दरवाज़ा खुला तो मैं एकदम चौंका और याद माजी के अजाब से निकलकर हकीकत हाल से मुकाबले के लिए तैयार हो गया। ये क्या हो रहा है? अंदर आने वाले ने चीख कर कहा और उसकी निगाह पहाड़ खान पर गई। मैं एकदम हरकत में आ गया और मैंने खड़ी हथेली से उसके कान के करीब वार किया। मैं बहुत मोहतात था और ओछे वार से उसके बच जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। उसके हल्क से करा निकली और वो लड़खड़ा के गिरा तो फिर उठ ना सका। शाबाश, बिल्कुल इसी तरह निपटा जा सकता है इन बदमाशों से। मेरे जोश में हाथ बल के आहिस्ता से कहा और उस अजनबी शख्स को घसीट कर दरवाजे से दूर अपने पीछे वाले कोने में डाल दिया। अब तुम एक चीख मारोगे, मैंने कहा आवाज को बदल के। मेरी आवाज बदल सकती है? हैरत से पहाड़ खान का मुंह खुला रह गया। अच्छा, तुम खामोशी रहो अकलमंद, मैंने कहा और हल्क से करमनाक आवाज बुलंद की। देखो, अब हो सकता है कि एक की जगह दो आए, मैंने कहा। एक से तुम निमट लेना, सर पर रिवाल्वर मारना। कौन है? क्या हो रहा है ये? बैक वक्त दो अफराद ने चिल्ला कर कहा और तकरीबन एक साथ दौड़ते हुए अंदर आए। उनमें से एक ने मुझे देखा और उसके हाथ का रिवाल्वर एकदम उठा। मैं एकदम झुक गया और गोली मेरे कान को छूती गुजरी तो मेरे दोनों कान सुन हो गए। मैंने उसे दूसरे फायर का मौका नहीं दिया और उसकी टांगों में घुस गया। मेरे हाथों ने उसे पीछे फेंक दिया। फिर मैं बड़ी फुर्ती से पलटा और दाएं पैर से उसके हाथ पर किक मारी। वो बिलबिलाया। ऐसी शदीद ज़रब के बाद उसकी कलाई की हड्डी सलामत रहने का कोई सवाल ना था। मैंने उसे दूसरा हाथ पकड़ के झटका दिया। वो ऊपर उठा और अपने जोर में दौड़ता हुआ गया। उसे अंदाजा हो चुका था कि दीवार बहुत करीब है और वो खुद को रोक भी नहीं सकता। मैंने उसके दौड़ने की आवाज़ पहले सुनी। उसके दीवार से टकराने के बाद जब वो नीचे गिरकर साकत हुआ तो अजीब मज़ाहिया अंदाज में पड़ा हुआ था। उसका सर सजदे में था, पिछला दर्द ऊपर उठा हुआ था और दोनों हाथों से उसने कानों को ढक लिया था। एक ज़माने में सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग में मुझे बताया गया था कि बमबारी हो रही हो तो मैं इसी तरह की हिफाजती तदबीर करूं और इसी तरह ज़मीन पर पड़ा रहूं। दूसरे दुश्मन को ठिकाने लगाते हुए मेरा ध्यान पहाड़ खान की तरफ गया ही नहीं था। अब मैंने देखा तो वो बड़ी दिलचस्पी के साथ मेरी लड़ाई को देख रहा था। मेरी हिदायत पर अमल करते हुए उसने दूसरे आदमी को रिवाल्वर का दस्ता मार के नॉकआउट कर दिया था और वो आदमी बिल्कुल चित पड़ा हुआ था। अगर उन दोनों के अलावा भी वहां कोई होता तो इतनी देर में जरूर पहुंचता। अब मैंने उन तीनों की शक्ल को गौर से देखने के लिए उन्हें एक कितार में लिटा दिया। दो चेहरे बिल्कुल नए थे, लेकिन तीसरा वो था जिसे मैंने गामे बाची की खानकाह के दरवाजे पर खड़ा देखा था। मैंने उनकी जेबों को टटोला। उन दोनों की जेब में से एक एक चाबी बरामद हुई जो मेरे मुकाबले पर आए थे। उनमें नंबर 1 यानी उस्ताद पीडरू शामिल नहीं था। चुनाचे तीसरी चाबी मुझे ना मिल सकी। मैं अपने गंदे कपड़ों से निजात हासिल करना चाहता था। चुनाचे मैंने एक की कमीज और दूसरे की पतलून पहनी। दो रिवाल्वर पतलून की जेबों में रखे और तीसरा हाथ में रखा। उनकी जेबों में से मजमूई तौर पर 2700 की रकम बरामद हुई जो मैंने कमीज की जेब में रखी। फिर मैंने पहाड़ खान को इशारा किया। अब यहाँ से बाहर जाने में कोई रुकावट तो नजर नहीं आती, लेकिन हो सकता है कि तीसरी चाबी के बगैर दरवाजा ना खुले और यह भी हो सकता है कि कोई ज्यादा चालाक शख्स अभी छुपा हुआ हो। अब तुम ऐसा करो कि चिल्लाते हुए दूसरे कमरे में जाओ, अपना टूटा हुआ बाजू सामने रखना, हाय मर गया का शोर मचा देना। वो मुझे मारेंगे तो नहीं जी? वो बोला। नहीं, वो समझेंगे तुमको मैंने मारा है। मैंने उसे तसल्ली दी। कोई हो तो तुम यही कहना, वो बाहर जरूर आएगा, फिर मैं उसे संभालूंगा। बाहर ना आया तब भी दरवाजा तो खोलेगा, मैं उसे हैंड अप करा लूंगा। पहाड़ खान ने ऐसा ही किया। उसने दरवाजा बजाते हुए खाए खाए मर गया का शोर मचाया। मैं भी पहले कमरे से निकला ही नहीं था कि दरवाजा खुला और पीडरू बाहर आया। उसके हाथ में रिवाल्वर था। खुद मैं निशाना लिए खड़ा था और मेरी जरा सी एहतियात पसंदी पहाड़ खान के लिए जिंदगी का बहाना बन गई। जब पीडरू ने रिवाल्वर उठाया तो मैं समझ गया कि अब क्या होगा। पीडरू ने पहाड़ खान को उसकी बेवकूफ़ी और नाअहली की सजा देने का फैसला कर लिया था। गालबन उसे अंदाजा हो चुका था कि मैं कैद से निकल गया हूँ
और शायद उसने अपने साथियों के वापस ना आने का सबब भी दरियाफ्त कर लिया था। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती ये हुई कि जब मैं अपने कैद खाने से निकला था तो मैंने रोशनी के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। पीडू ने दूर से उसी खुले दरवाजे को देखा होगा जो तारीकी में रोशनी की मुस्ततील नजर आता था, और सब समझ गया होगा कि खुद उससे भी एक गलती सरजद हुई थी जब उसने मेरे मुआवजों में पहाड़ खान जैसे बेअकल आदमी को शामिल किया था। उसी नज़र में सिकंदर बख्त एक बहुत चालाक और ख़तरनाक शिकारी था जिसे शिकार करने के बाद असीर रखने के लिए हिफाजती इंतजामात में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। बस लाइल्मी में उसने पहाड़ खान का इंतखाब कर लिया जो देखने में वाकई पहाड़ था मगर अकल के एतबार से उनके हिफाजती इसार का सबसे कमज़ोर हिस्सा था, और मैं उसी कमज़ोर हिस्से में से रास्ता बना के निकल गया था। पहाड़ खान को तो वैसे भी मरना था, अब उसका बेवकूफ़ साबित होना नाकाबिले माफ़ी जुर्म बन गया था।